कि भैया अगर मेरी बात नहीं मानी तो मर जाऊंगा, कि अगर मुझे आईफोन लेके नहीं दिया तो कूद जाऊंगा। कुछ केस ऐसे भी आए थे इस साल, लास्ट ईयर। है जी सर, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पहले दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? कलकत्ता। कलकत्ता को शिफ्ट नहीं किया दिल्ली 1911 में, दिल्ली दरबार में, कि कलकत्ता से दिल्ली करने की राजधानी कलकत्ता थी पहले। क्या आंसर होगा इसका? राइट आंसर इज अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918, खेड़ा सत्याग्रह 1918, चंपारण 1917, जलियांवाला बाग 1919, 13 अप्रैल। राइट आंसर इज सी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। जैसे जो राज्य के अंदर विधानसभाएं होती हैं उनका मिनिमम और मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना हो सकता है? उनका मिनिमम और मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना हो सकता है? देखो, कम से कम 60 और मैक्सिमम 500, कम से कम 60 और मैक्सिमम 500। अब जो विधानसभा की बात करी जाए, अगर मैं आपसे किसी राज्य की विधानसभा की बात करता हूं, या अगर मैं आपसे किसी हमारे पूरे देश की लोकसभा की बात करता हूं, इनमें जो किसी स्टेट को सीट्स दी जाती हैं, जो सीट्स एलोकेट करी जाती हैं, उन सीट्स को एलोकेट करने का बेसिक क्या होता है? किस बेस पर करी जाएगी? पॉपुलेशन के बेसिस पर करी जाती है, जनसंख्या के बेसिस पर करी जाती है। राइट आंसर इज सी, 60 to 500 इज द करेक्ट आंसर, कि कम से कम 60 और ज्यादा से ज्यादा 500। कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिनकी जनसंख्या 60 से कम है, वो एक्सेप्शंस है, अपवाद है, बिकॉज एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। अपवाद तो हर जगह है ना भाई। है जी, क्या आंसर है इसका? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की नियुक्ति की बात करेगा? वेरी गुड क्वेश्चन। आर्टिकल 330 क्या बोलता है? लोकसभा में शेड्यूल कास्ट की 84 सीट्स और शेड्यूल ट्राइब की 47 सीट्स रिजर्व करी गई हैं, ये आर्टिकल 330 कहता है। आर्टिकल 324 चुनाव आयोग की बात करता है, इलेक्शन कमीशन की बात करता है। 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की बात करता है। 280 मेरा करेक्ट आंसर, राइट आंसर इज डी। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा आर्टिकल 280 के अंदर हर 5 साल के बाद फाइनेंस कमीशन को क्रिएट किया जाता है। क्या बेटा? क्रिएट किया जाता है, समझ गए? चलिए, वेरी गुड। अगला ये नेक्स्ट, भारत का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, B.R. गवई साहब, भारत के 52वें नंबर के 52nd नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ये मुझसे पूछ रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है बच्चे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा करी जाती है। अब देखो, जैसे जो प्रेसिडेंट का, जरा प्रोसेस को समझने का ट्राई करना, जो प्रेसिडेंट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जब उनकी रिटायर होने की बारी आएगी तो वो किसी का नाम रिकमेंड करेंगे कि आप मेरे बाद इस व्यक्ति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दीजिएगा। फिर वो नाम जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के पास, हमारी जो कानून मंत्रालय होगा, हमारा जो कानून मंत्रालय होगा, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के पास वो नाम जाएगा, ठीक है। फिर वो नाम जाएगा भारत के प्राइम मिनिस्टर के पास, फिर नाम जाएगा भारत के प्राइम मिनिस्टर के पास। फिर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कहेंगे कि भैया ऐसा है प्रेसिडेंट साहब, इस आदमी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए अपॉइंट कर दो। क्या बोला आपने? अब देखो, बड़ी कमाल की बात है यहां पे, कि जैसे पहले संजीव खन्ना साहब थे, पहले संजीव खन्ना साहब थे जो कि 51वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। इन्होंने एक नाम दिया, नाम किसको दिया? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को नाम दिया कि भाई मैं चाहता हूं कि B.R. गवई साहब को भारत का अगला क्या बना दिया जाए? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया जाए। फिर ये नाम जाएगा भारत के प्राइम मिनिस्टर के पास, प्राइम मिनिस्टर कहेगा भारत के राष्ट्रपति को कि भैया ऐसा है, तुम इन भाई साहब को, जो नाम दिया गया, इन भाई साहब को तुम भारत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर दो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर दो, है ना भैया? चलो, ये पॉइंट है। अगला ये नेक्स्ट, मोसेस, लिचन्स और छोटे छोटी झाड़ियां, यानी कि भैया सेवार, काई और छोटी पहाड़ियां, इन चारों में से किस प्रकार के एरिया के अंदर, या किस प्रकार की जो ये वनस्पति है, ये बेसिकली किस प्रकार के इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा? क्या लगता है क्या आंसर होगा? देखो, जब भी हम अपने धरती को डिवाइड करने का ट्राई करेंगे, मानो कि अगर ये हमारी अर्थ है, मानो कि अगर हमारी अर्थ है, ये हमारा एरिया हो गया किसका? 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है। एक लाइन जाएगी मेरे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मेरी ये हो गई कर्क रेखा, ये मेरी होगी बच्चे मकर रेखा, ठीक है। फिर 66.5 साउथ, 66.5 नॉर्थ, ये हो गया मेरा आर्कटिक सर्कल, ये हो गया मेरा इसके नीचे का आपका एंटार्क्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है। वेरी गुड सर, अब पॉइंट को समझने का ट्राई करना, ठीक है। यहां से लेकर जो यहां तक का एरिया है, क्या बेटा? यहां से लेकर जो यहां तक का एरिया, कर्क रेखा से लेकर जो मकर रेखा तक का एरिया है, इसे कहते हैं टोरिड जोन। क्या बोलेंगे बच्चे इसको? इसे कहेंगे टोरिड जोन, ठीक है भैया? वेरी गुड सर। अब जो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, कर्क रेखा से लेकर यहां तक का एरिया और मकर रेखा से लेकर यहां तक का एरिया, इसे क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं टुंड्रा, इसको बोलते हैं भैया टुंड्रा जोन। ना 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 ना, गलती कर दी मैंने एक, इसे बोलते हैं टेम्परेट जोन। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे टेम्परेट जोन। ये वाला एरिया है टोरिड जोन, और जो ये वाला एरिया है इसको बोलेंगे टेम्परेट जोन। अब टेम्परेट जोन के जो ऊपर वाला एरिया, ये वाला एरिया मैं गोला बना रहा हूं, ये एरिया, चाहे ये वाला बोलूं चाहे मैं आपको ये वाला बोलूं, इस एरिया को बोलते हैं भैया, इसके दो नाम है, इसे बोलते हैं टुंड्रा और इसे बोलते हैं फ्रिजिड जोन। क्या बोलेंगे इसको? इस एरिया को बोला जाता है टुंड्रा जोन, या भैया इसको बोला जाता है फ्रिजिड जोन। और जो हमने बात करी अभी, जो हमने बात करी अभी आपकी मोसेस की, लिचन की, छोटी छोटी झाड़ियों की, ये आपको टुंड्रा वाले एरिया के अंदर देखने को मिलता है। तो पहले टोरिड जोन, टोरिड के ऊपर टेम्परेट जोन, टेम्परेट के ऊपर आपका टुंड्रा जोन, सबसे जो ठंडे वाला एरिया वो आपका टुंड्रा जोन होगा। राइट आंसर इज बी, राइट आंसर इज बी। देखो, ये आपके कुछ मोसेस और लिचन्स का एग्जांपल है, ठीक है। ये आपके कुछ मोसेस और लिचन्स का एग्जांपल है। इस तरीके के आपको पेड़ के साथ ये चिपके हुए दिखाई देंगे, या आपको बिल्कुल पहाड़ों पर, मतलब पत्थरों पे छोटी छोटी घास बनी हुई दिखाई देगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अभी मुझसे बोल रहा है कि इनमें से ऐसी कौन सी स्ट्रेट है, इनमें से ऐसा कौन सा जल संधि या जल डमरू होगा जो मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन को मिलाने का काम करेगा, जैसे सुएज कैनाल रेड सी को और मेडिटेरेनियन सी को मिलाने का काम करता है। ये मुझसे पूछ रहा है कि यस, राइट आंसर इज स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। राइट आंसर इज सी, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। अगर मैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की बात करता हूं तो ये अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी से मिलाने का काम कर रहा है। वेरी गुड सर। और साथ साथ यूरोप और अफ्रीका को अलग करने का काम कर रहा है। कोई भी स्ट्रेट होगी उसका एक काम है, बेसिकली उसके दो काम है, वो दो वाटर बॉडीज को आपस में मिलाएगी
और दो लैंड के बड़े एरिया को आपस में अलग करेगी। समझ गए? यस सर। चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने रहा। हमारे भारत के इनमें से किस राज्य में दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क पाया जाता है? दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क पाया जाता है। देखो इधर ये बात कर रहा है मुझसे कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क का। ये मुझसे बात कर रहा है बेटा कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क का, जो मणिपुर के अंदर पाया जाता है, और मणिपुर के अंदर भी लोकटक लेक में। कहां पर भैया? मणिपुर के अंदर भी लोकटक लेक में। समझे? एक तरीके से ऐसे ना गोल गोल सर्कल करके वहां घास के मैदान बने हुए हैं, जिसके बीच के अंदर पानी है और ऐसे सर्कल करके घास के मैदान है। उन्हें कहा जाता है फुमड़ी, उन्हें कहते हैं फुमड़ी या फुमड़ी। ये भी ध्यान रखना, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट अगला, ये आपके सामने रहा नौवां क्वेश्चन। सत्रिया जो कि एक क्लासिकल डांस है। क्या है? सत्रिया जो कि एक क्लासिकल डांस है। इन चारों में से कहां पर है? असम में। भारत में 8 क्लासिकल डांस है। कौन कौन से? देखो, कथक यूपी, कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों केरला के हैं, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सत्रिया असम, मणिपुरी मणिपुर और ओडिसी उड़ीसा। राइट। एक है छऊ जिसको सेमी क्लासिकल डांस कहा जाता है। एक है छऊ जो झारखंड का है, उसको सेमी क्लासिकल डांस कहा जाता है कि आधा क्लासिकल डांस है वो, है जी। चलो वेरी गुड। असम का एक बड़ा फेमस फोक डांस भी है। असम का एक बड़ा फेमस फोक डांस भी है, इसका नाम है बिहू। इसका नाम है बिहू। इन चारों में से लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें कौन से राज्य की हैं? देखो मैंने बताया आपको अभी कि लोकसभा में सीटों को होने का जो बेसिस है वो जनसंख्या है। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी की है, तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा सीटें किसकी होंगी? यूपी की होंगी। अब देखो, अगर हम यूपी की बात करें, यूपी 24 जनवरी 1950 को यूपी बनाया गया। यूपी की कैपिटल है लखनऊ। यूपी के अंदर टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट है, 18 डिवीजन है। वेरी गुड। यूपी के गवर्नर आनंदीबेन पटेल, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी। आगे बढ़ेंगे। जो राज्यसभा के अंदर यूपी की 31 सीटें हैं, लोकसभा के अंदर यूपी की 80 सीटें हैं। वेरी गुड सर। अगर मैं यूपी की विधानसभा की बात करूं तो 403 सीटें हैं। अगर विधान परिषद की बात करूं तो 100 सीटें हैं। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। और यूपी का जो हाईकोर्ट है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट है, वो आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट है जी। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट अगला, ये यूपी को पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, ये भी ध्यान रखिएगा। 1498 में भारत में ऐसा कहते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज करी है। ये गलत है। अगर वास्को डी गामा ने भारत की खोज करी है तो फिर इंडस वैली कहां हुई थी? जापान में या अमेरिका में है? भाई वास्को डी गामा ने भारत तक पहुंचने का समुद्री रास्ता खोजा था। पोर्तुगीज फर्स्ट टू केम इन इंडिया और लास्ट टू लेफ्ट इंडिया। इंडिया में सबसे पहले पोर्तुगीज आए और सबसे एंड में पोर्तुगीज गए। समझे? चलो कहां आया था ये? याद नहीं, यहां आया था, कैलिकट के उस पे आया था ये, आपका जो मानिए तट हुआ। ज़ैमोरिन ने इसका स्वागत भी किया था। रामसार जो संधि है, रामसार बेसिकली एक ईरान की सिटी है जहां पर एक कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस संधि करी गई थी। रामसार की संधि इन चारों में से किसके साथ जुड़ी हुई है? रामसार की संधि बेटा इन चारों में से किसके साथ जुड़ी हुई है? क्या लगता है क्या आंसर होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? यस, राइट आंसर इज वेटलैंड्स। ये तो पॉइंट। अच्छा, मुझे क्वेश्चन करवाने का रीजन कुछ और है। भारत में इस साल 6 नए रामसार साइट्स ऐड करी गई हैं। 4 करी गई हैं फरवरी में और 2 करी गई हैं जून में। ये 2025 में करी गई हैं, 2025 में करी गई हैं 6 रामसार साइट्स। ठीक है। अब जैसे रामसार साइट्स वाला जो मुद्दा है ये 1971 में स्टार्ट हुआ था, ट्रीटी साइन हुई थी। इस समय भारत में टोटल 91 रामसार साइट्स हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भारत के किस राज्य के पास सबसे ज्यादा रामसार साइट्स हैं, तमिलनाडु के पास टोटल 20 रामसार साइट्स है, जो कि हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा है। ठीक है। देखो फरवरी में 4 ऐड करे गए। ये सकराकोटाई बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में, फिर तंगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में, केचियोपल्लरी सिक्किम में, उडवा लेक झारखंड में। जून में किच्चन राजस्थान, मेनार राजस्थान। ये करी गई थी इंटरनेशनल वेटलैंड डे पे, ये करी गई थी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून पे। ठीक है भैया। चलिए वेरी गुड। अगला, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के पूर्वी तट पर अपनी पहली सेटलमेंट कब बनाई? ईस्ट कोस्ट की बात कर रहा है, वेस्ट की बात नहीं कर रहा। कि भारत का जो पूर्वी तट है वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला सेटलमेंट कब बनाया? 1610, 1611, 1612 या 1613? राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज सॉरी 16 के बाद राइट 1611 इज द करेक्ट आंसर। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली की फैक्ट्री 1611 में बंगाल की खाड़ी के आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम पे लगी, है ना। दूसरी फैक्ट्री 1615 में लगी। भाई राइट आंसर इसका बी है, 1611। मैंने गलती से डी बोल दिया था। अब इसके बाद एक पॉइंट ये है कि अगर हम बात करें यहां पे कि भाई ट्रेडिंग पोस्ट कहां पे लगा, तो 1613 में सूरत में लगा, 1611 के अंदर परमानेंट फैक्ट्री कहते हैं कि मसूलीपट्टनम में लगी थी। पहली मसूलीपट्टनम में लगी 1611 में, फिर 1613 में लगी सूरत में। कहते हैं कि सूरत वाली परमानेंट थी, 1611 वाली टेम्परेरी थी, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट अगला, ये मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग पित्तरस का स्राव करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज इन ह्यूमन बॉडी सिक्रीट्स बाइल जूस? राइट आंसर इज लिवर। राइट आंसर इज बी, लिवर इज द करेक्ट आंसर। लिवर बाइल जूस क्रिएट करता है जो खाने को पचाने में काम आता है। कहते हैं कि भैया अगर किसी का लिवर खराब हो जाए तो खाना पचता नहीं है जी। ये मुद्दा इसका। महात्मा गांधी की माता जी का नाम बताइए? पुतलीबाई। महात्मा गांधी की माता जी का नाम पुतलीबाई है। बीवी जी का नाम कस्तूरीबाई है। कस्तूराबाई, पता आपको जब गांधी जी की शादी हुई तो कस्तूरबा जी की एज उनसे ज्यादा थी। सोच सकते हो आप कि उस टाइम पे एक आदमी अपनी उम्र की बड़ी लड़की से ब्याह कर रहा है। आज तो कोई दिक्कत नहीं, आज तो फिर भी काफी लोग कर लेते हैं, है जी। चलो अगला, ये विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, इन चारों में से कहां किया जा रहा है? राइट आंसर इज भागलपुर। राइट आंसर इज भागलपुर इज द करेक्ट आंसर। विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, भागलपुर या भागलपुर बिहार। ध्यान रखेंगे इसको। ये डॉल्फिन है, कहते हैं कि बड़ा प्यारा जानवर है ये, खेलता है बच्चों के साथ, बढ़िया। मुझे कभी खेलने का मौका नहीं मिला, मेरा कभी इसके साथ खेलने की इच्छा है भी नहीं, पता नहीं खेल खेल के अंदर क्या हो जाए। है भाई साहब, तो रहने दो। क्या आंसर होगा इसका? अमर सोनार बांग्ला। अमर सोनार बांग्ला। देखो इसकी प्रोनाउंसिएशन जो भी है मुझे फर्क नहीं पड़ता उससे। आंसर क्या है इसका? राइट आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, पहले इंडियन, पहला एशियन जिसको नोबेल प्राइज मिला। समझे? अंग्रेजों की तरफ से नाइटहुड टाइटल मिला। नोबेल पुरस्कार मिला किस फील्ड में? लिटरेचर की, गीतांजलि के लिए। जरा कमेंट करके बताना मुझे एक बार कि रविंद्रनाथ
टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था बताइए जरा, इनको नोबेल पुरस्कार किस साल के अंदर मिला, ये कमेंट करके बताओ। महात्मा गांधी ने एनआईसी, नटाल इंडियन कांग्रेस की, नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना किस साल में करी? क्या लगता है क्या आंसर होगा? राइट आंसर इज, देखो इस क्वेश्चन का बड़ा प्यारा आंसर है, अगर किसी को इसका आंसर नहीं भी आता ना तो भी इसका आंसर आपको देना ही पड़ेगा। क्यों भाई? गांधी जी 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे, अब जाने से पहले तो काम कर नहीं लेंगे ऑब्वियसली। 1894 अब गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में क्या क्या किया, लेट्स टॉक अबाउट इट। गांधी जी 1893 में साउथ अफ्रीका पहुंचे, 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी, ठीक है जी। आगे चल के 1903 के अंदर उन्होंने 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र की स्थापना करी। अगर कभी आ जाए कि इंडियन ओपिनियन गांधी जी ने कहां पर स्टार्ट किया था, साउथ अफ्रीका में किया था, लेकिन है गांधी जी का। बोयर वॉर के अंदर अंग्रेजों की तरफ से एम्बुलेंस कोर्प्स की स्थापना करी, बोयर वॉर में अंग्रेजों की तरफ से लड़े, जो कि 1899 से 1902 तक चला, जो इनको हिंद केसरी का टाइटल मिला वो भी इसलिए मिला था अंग्रेजों की तरफ से, है जी। चलो कोई बात नहीं। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूंगा, 1904 में उन्होंने एक फिनिक्स सेटलमेंट करी, फिनिक्स सेटलमेंट 1904। 1906 में ट्रांसवेल एशियाटिक अध्यादेश के विरुद्ध गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया। सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी ने यहीं से करी है। 1908 में 1909 में गिरफ्तार हुए। फिर इनके पास एक दिन फोन आया गोपाल कृष्ण गोखले जी का, वो कह रहा भाई वो काम करना है अपने देश में आके कर, वहां पे क्या कर रहा है, हमारे देश के लोगों को आके बचा, तो वहां के लोगों को क्या बचा रहा है? तो भाई साहब ने पहनी अपनी जींस, पहना अपना कोट पैंट और चल दी अपनी बाइक लेके कि अब तो इंडिया में चलेंगे। और इंडिया पहुंचे 1915 में वापस। चलो वर्मा कमेटी जो फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ जुड़ी हुई है, देखो फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ दो जुड़ी हुई है, कौन कौन सी? एक स्वर्ण सिंह कमेटी और एक वर्मा कमेटी। वर्मा कमेटी की स्थापना सरकार ने करी है, किस साल में करी है? राइट आंसर इज 1999, है जी 1999, वेरी गुड। वर्मा कमेटी की स्थापना भारत के लोगों को फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में सिखाने के लिए स्थापना करी गई। जस्टिस जेएस वर्मा के अंडर स्थापना करी गई, जो कि पुराने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। तो 1999 में वर्मा कमेटी फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रही है और 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी भी फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रही है। दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना। संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क बिहार में है, पटना में है, परंतु संजय गांधी नेशनल पार्क इन चारों में से कहां पे है? वेयर इज संजय गांधी नेशनल पार्क? राइट आंसर इज महाराष्ट्र। राइट आंसर इज बी, महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। महाराष्ट्र में एक तडोबा नेशनल पार्क है, नवेगांव नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है जिसको जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क कहते हैं, संजय गांधी नेशनल पार्क है, गुगमल क्या बात है नेशनल पार्क है, चंडोली नेशनल पार्क है। ये पेंच आपका शेयरिंग वाला, ध्यान रखेंगे, एमपी के अंदर भी है। एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में ओजोन परत पाई जाती है? जहां पर मैं खड़ा हूं ये ट्रोपोस्फेयर है, इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर है। स्ट्रेटोस्फेयर में समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है। और ओजोन लेयर, हाँ जी ओजोन लेयर, बी क्या बोल रहा भाई, सी बोलना। ओजोन लेयर पराबैंगनी किरणों को यूवी रेस को आने से रोकती है। आर्टिकल 148 सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन चारों में से सीएजी को अपॉइंट कौन करता है? राइट आंसर इज भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सीएजी को अपॉइंट किया जाता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर टू लोकसभा, लोकसभा में मैक्सिमम नॉमिनेटेड मेंबर कितने हो सकते हैं? 104 नंबर के संशोधन के बाद 2020 के बाद लोकसभा में किसी को नॉमिनेट नहीं किया जाता। लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर सभी के सभी सदस्य इलेक्टेड होंगे, निर्वाचित होंगे। राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज डी। विच इंडियन स्टेट्स, कौन से राज्य के पास सबसे ज्यादा बंदरगाह पाई जाती है? महाराष्ट्र के पास सबसे ज्यादा बंदरगाह पाई जाती है। गुजरात के पास सबसे ज्यादा समुद्री तट पाया जाता है। जो कोस्टल रीजन है वो सबसे ज्यादा गुजरात के पास है, लेकिन सबसे ज्यादा जो आपके पोर्ट्स हैं वो आपके महाराष्ट्र के पास है। समझिए। चलिए 1935 में रेजिडरी पावर्स, अवशिष्ट शक्तियां, इन चारों में से किसके पास थी? अभी अवशिष्ट शक्तियों पे कानून को बनाने का अधिकार संसद के पास है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर ये अधिकार गवर्नर जनरल या आप कह सकते हो कि वाइसरॉय के पास था। अगला, अभी रिसेंटली ये मानो करंट अफेयर हो गया, इसको करंट अफेयर मान के चलो। आरबीआई ने ना यूके से कुछ गोल्ड लेके आए थे, यूके से कुछ गोल्ड लेके आए कि भैया ये सोना हमारा है, हमको दे दो, नहीं तो इतना मारेंगे ना समझ नहीं आएगा, है जी। क्या आंसर होगा इसका? 100 मेट्रिक टन। राइट आंसर इज बी, 100 मेट्रिक टन। आरबीआई वाले यूके से 100 मेट्रिक टन गोल्ड रिजर्व यूके से इंडिया आया था, है जी। आरबीआई वापस लेके आया, ब्रिंग्स बैक, है जी। चलो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे, सबऑर्डिनेट कोर्ट पे डायरेक्ट कंट्रोल किसका होता है? जैसे तुम्हारे पे तुम्हारे पापा जी का, मम्मी जी का डायरेक्ट कंट्रोल है बेटा, वैसे पूछ रहा है कि भैया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे, सबऑर्डिनेट कोर्ट पे डायरेक्ट कंट्रोल किसका होता है? जब मन किया बुद्धि पकड़ ली, भाई क्या कह रहा है, ऐसे डायरेक्ट कंट्रोल है, डायरेक्ट। यानी कि जो लोग सबऑर्डिनेट कोर्ट में काम कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम कर रहे हैं, उनके प्रमोशन, सैलरी, अपॉइंटमेंट किसके हाथ में? नब्ज किसके हाथ में? हाई कोर्ट के हाथ में। राइट आंसर इज सी, हाई कोर्ट। और ये कोई लॉजिकल आंसर नहीं है, मतलब ये कोई ऐसा नहीं कि मैं सोच समझ के बता रहा हूं, ना ना, लिखा हुआ है आर्टिकल 235 में, क्लियर लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट का डायरेक्ट कंट्रोल रहेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर। साफ साफ लिखा है शब्दों में, किसमें? शब्दों में, समझे? वेरी गुड, राइट आंसर इज सी, हाई कोर्ट। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन। इनमें से भारत के संविधान के कौन से शेड्यूल में अफर्मेशन एंड ओथ की बात करी गई है? इन चारों में से भारत के संविधान के कौन से शेड्यूल में अफर्मेशन एंड ओथ की बात करी गई है? आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक याद होगी, ओथ को याद मतलब शेड्यूल याद करने की, कि टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अगर मैं यहां पर देखूं तो थर्ड शेड्यूल में अफर्मेशन और ओथ की बात करी गई है। राइट आंसर इज सी। राइट आंसर इज सी, कि शपथ की सारी बातें, कि मैं साई मदान आज ये शपथ लेता हूं कि जब तक एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट एग्जाम नहीं हो जाता, मैं तब तक आपको आखिरी दिन तक पढ़ाता रहूंगा। फिर दोबारा से जब एनटीपीसी की नोटिफिकेशन आएगी, मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगा और लगातार पढ़ाता रहूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको पास करवाऊं, आप भी करना, है जी। क्या आंसर इसका? 1833 जब चार्टर एक्ट पास किया गया तो उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? क्या बात है, वेरी गुड क्वेश्चन। अगर मैं आपसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात करूं, अगर मैं आपसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात करूं और फिर उसके बाद चार्टर एक्ट 1833 की बात करूं, चार्टर एक्ट 1833 की बात करूं, तो यहां जो पोस्ट बनाई गई थी उस पोस्ट का नाम था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो 1833 तक तो यही पोस्ट चली, फिर यहां पोस्ट बनाई गई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इस पोस्ट पर विराजमान किया वॉरेन हेस्टिंग्स को,
तो भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा बने, और भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि विलियम बेंटिक जो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा बने। है कि नहीं काम मजेदार है जी? चलो वेरी गुड, राइट आंसर इज बी विलियम बेंटिक। अगला ये नेक्स्ट, इन चारों में से कौन से कानून के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करी गई? इन चारों में से कौन से कानून के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करी गई? एक भाई कह रहा है कि सर नोट्स कैसे बनाएं? ये देखो, ऐसे कैसे ऐसे, क्या आंसर भैया इसका? राइट आंसर इज बी 1784 का जब पिट्स इंडिया एक्ट लाए तो वहां पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात करी। समझ गए? नोट्स कैसे बनाएं? कितना सिंपल आपको बता दिया मैंने ऑलरेडी कि जब मेरी क्लास में आओ तो एक पेज खोलोगे नोटबुक का, उसमें 1 से लेकर 50 तक काउंटिंग लिखो, फिर लिखो कि 50 में से कितने नंबर आए, उसके सामने जो पेज है वहां पर एक्स्ट्रा नोट्स बनाते चलो, जब तक पूरी क्लास के नोट्स ना बन जाए तब तक नोट्स बनाओ, और उस नोट्स को बार-बार रिवाइज भी करो, तो फायदा है, ऐसा फायदा नहीं है जी? चलो वेरी गुड, अगला ये नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राज्य चीन के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? अरुणाचल प्रदेश सबसे लंबी सीमा साझा करता है इसके साथ, चाइना के साथ। वेरी गुड सर, मजा आ गया है जी? चाइना के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश ये सारे सीमा साझा करेंगे, लेकिन सबसे लंबी अरुणाचल प्रदेश करेगा। सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे ज्यादा बेटा ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? वीनस। राइट आंसर इज शुक्र। अगला 33वां, गुरुग्राम साइबर पुलिस फॉर साइबर सिक्योरिटी, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटेड विद द गुरुग्राम साइबर पुलिस फॉर द साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम? करंट अफेयर कि भाई साइबर सिक्योरिटी के लिए इन चारों में से गुरुग्राम पुलिस ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है? ज़ूपी के साथ। किसके साथ? ज़ूपी के ज़ूपी मेरा आंसर है इसका ज़ूपी। राइट आंसर इज ए कि ज़ूपी कोलैबोरेट्स विद गुरुग्राम साइबर पुलिस फॉर साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। वेरी गुड वेरी गुड। इन चारों में से कौन से राज्य में सबसे ज्यादा ट्राइबल जनसंख्या पाई जाती है? एमपी में सबसे ज्यादा पाई जाती है। वेरी गुड। अगला, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना या इन चारों में से कौन उनका मेंबर नहीं है? बदरुद्दीन त्याब जी। भाई बदरुद्दीन त्याब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं। ये कहां चले जाएंगे यहाँ पे? है जी, वेरी गुड। अब इसके बाद जो हमारे आने वाले 15 क्वेश्चन बेटा वो इंडेक्स और रैंकिंग करेंगे। हाथ जोड़कर तुम्हारे से हमारी विनती है, इस 15 क्वेश्चन को जरूर देख के जाइएगा, समझ भैया? चलिए जी नेक्स्ट। अगला आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 118। राइट आंसर इज बी। राइट आंसर इज बी। वेरी गुड। अब देखो 2025 में इंडिया का रैंक 118, 2023 में इंडिया का रैंक था 126, यानी कि भारत के अंदर खुशी बढ़ रही है, भारत में लोग ज्यादा खुश हैं। वेरी गुड। अगला, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? इंडिया का रैंक है 10वां। इंडिया का रैंक है 10वां। कितनी कंट्रीज ने? 63 कंट्रीज ने और यूरोपियन यूनियन ने ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जर्मन वॉच एक एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये इंडेक्स कराया गया। तीसरा क्वेश्चन इंडेक्सेस का, एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा, किसके भैया? लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा ये पूरा इंडेक्स रिपोर्ट निकाला गया। इन चारों में से इंडिया का रैंक क्या है? इंडिया का रैंक है तीसरा, कि मार देंगे चीर देंगे, इंडिया की आर्मी नंबर 3 पे है, पेल देंगे सबको। यूएस, चाइना और चाइना के बाद इंडिया। समझ भैया कि ताकतवर देश बन चुका है इंडिया बहुत ज्यादा। ग्लोबल यूनिकॉर्न में 2025 के इंडेक्स इन चारों में से कौन निकालता है, पब्लिश कौन करता है? राइट आंसर इज हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न। देखो अगर किसी कंपनी की वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा हो जाती है, अगर किसी कंपनी की वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा हो जाती है तो क्या हो जाएगा बेटा? आपका बन जाएगा यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न एक पैसा स्टार्टअप। राइट, यूएस में 702 है, चाइना में 302 है, इंडिया में 119 है। तो हुरून के अकॉर्डिंग इंडिया तीसरे नंबर पे है, इंडिया 3rd नंबर पे है। अगला ये इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 क्या करें फिर बताता हूं। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024, इन चारों में इंडिया का रैंक क्या है? इन चारों में इंडिया का आपका रैंक क्या है? 42वां रैंक है, 42nd रैंक है। राइट आंसर